हेलो वेलकम टू रिसर्च अनप्लग्ड। आज हमारे साथ हैं दालू राम भैया। ये आइजर भोपाल में एक पोस्ट डॉक फेलो हैं। इन्होंने अपनी पीएचडी आईआईटी कानपुर से की है और ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स में काम करते हैं। तो आज हम दालू राम भैया से थोड़ी बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके रिसर्च के बारे में जानेंगे, रिसर्च के पीछे की छिपी थोड़ी सी जिंदगी के बारे में भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं दालू राम सर का। सर कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। तो अभी क्या चल रहा है? अभी मैं करंटली आइजर भोपाल में एनआरएफ एनपीडीएफ फेलोशिप के थे। 2 साल के लिए मेरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पीएचडी आपकी कहाँ से थी? पीएचडी आईआईटी कानपुर से। वहां से मेरा पीएचडी और एमएससी दोनों डुअल डिग्री कोर्स था। 2017 से में था और 2024 में मेरा कंप्लीट हुआ। अच्छा 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 अच्छा। तो आईआईटी कानपुर का कैंपस ज्यादा अच्छा है या आइजर भोपाल का? मतलब कैंपस वहाँ पे नंबर ऑफ लोग ज्यादा है तो फैसिलिटी भी ज्यादा है और उनके उस हिसाब से सोर्स भी ज्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो और कैंपस भी बड़ा तो ऑब्वियसली आप कंपैरिजन नहीं कर सकते ऐसा उस लेवल का। मतलब कुछ चीजों में नहीं कर सकते। मतलब रिसर्च के मामले में देखोगे कि ये चीजें ज्यादा ओरिएंटेटेड है, वो मतलब बीटेक ज्यादा ओरिएंटेटेड है कुछ अच्छा। पैसे फंडिंग के हिसाब से। बाकी चीजें उनका अलग माहौल है, आईआईटी का या अलग है। तो रिसर्च के हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर लगा अभी? तो नहीं, रिसर्च के हिसाब से नहीं। रिसर्च अब क्या मतलब फंडिंग का मेन इश्यू होता है। मैं एज ए एक्सपेरिमेंटलिस्ट मेरा मतलब जैसे तो वहां पे बहुत सारा मतलब आपको कंज्यूम हेड में पैसा चाहिए, कुछ भी खरीदना हो चीजें, तो वो आईआईटी में बहुत कम पैसा मिलता है एक फैकल्टी को। अच्छा। और कंपैरिजन टू आइजर मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कम है तो वो फंड कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज्यादा अमाउंट आएगा, उस हिसाब से मान सकते हो। अच्छा। तो वहाँ नंबर ऑफ फैकल्टी बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ का मतलब आप मान सकते हो कि 1/5 लेस अमाउंट। मतलब मान लो यहाँ लाख मिल रहा है तो वहाँ 20,000 मिल रहा है, इतना कम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कंज्यूमेबल्स वहां पे थोड़ा सा कम मिलता है। कम मिलता है और चीजें मतलब बहुत इफेक्टेड भी होती है। मतलब एक्सपेरिमेंटल बंदा कोई कर रहा है तो मतलब उसका कुछ भी खरीदना हो तो सोचना पड़ता है कि क्या। अच्छा, क्या 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 खर्चे होते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट के? जैसे मैं काम करता हूँ कि मतलब एलिमेंटल ग्रोथ बेसिकली सिंगल क्रिस्टल। तो इस चीज में मेरे को जैसे एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट आपको वो एलिमेंट की प्राइस मतलब काफी महंगा रहता है एक एलिमेंट खरीदना हो तो। अच्छा अच्छा। तो कितना टिपिकली कितना रुपए का मिलता है? मतलब आप किस जैसे अलग अलग एलिमेंट का अलग 1 ग्राम का 1 लाख भी है और 2 लाख भी है, तो वो आप किस कौन सा एलिमेंट खरीद रहे हो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। अच्छा। और कुछ सस्ते भी है, जैसे मान लो आप 100 ग्राम जैसे आयरन ले लो तो 100 ग्राम मतलब प्योर आयरन 100 ग्राम मतलब 5,000 के आसपास भी आ जाएगा। तो वो चीजें मतलब आपके एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड। अच्छा अच्छा। तो मैक्सिमम 2-3 लाख तक भी मिल सकता है और मिनिमम हम 4-5 हजार में भी काम चला सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से अपना एरिया भी चेंज मतलब कि इसमें एलिमेंट में काम नहीं करना है आपको। कंपोजिशन बेसिकली मैं टर्नरी पे काम किया हूँ तो 3 एलिमेंट का कंपोजिशन। तो उस एलिमेंट अब जो अपने पास नहीं है तो उसको मतलब इस डायरेक्शन में थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में सोच के कि ये वाला एलिमेंट है तो इसके हिसाब से अपन कंपाउंड ग्रोथ करें। अच्छा अच्छा। तो उसकी फिजिक्स मान लो जो हायर महंगा रहे तो वो मोस्टली तो 5D एलिमेंट होते हैं तो वो महंगे होते। तो उनको थोड़ा उस हिसाब से डायरेक्शन भी चेंज करके काम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या आप अपने रिसर्च के बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? अगर मान लीजिए मैं उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो आप मुझे अपनी रिसर्च थोड़ा समझा सकते हैं क्या? 2-3 सेंटेंस। हाँ बिल्कुल। तो जैसे मैं बेसिकली द वर्किंग करता था रेयर अर्थ बेस्ड सिंगल क्रिस्टल। तो वेयर आई स्टडी लाइक टोपोलॉजिकल फीचर लाइक मैग्नेटोरेजिस्टेंस एंड heat capacity and hole effect, all thing like property we like study through the using the our like ppms, and as well as the like magnetic property we use the like quantum design squid all thing। और इन प्रॉपर्टी को बेसिकली समराइज करते थे एक की न्यू कंपाउंड ग्रो करके उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करना मेन हमारा मोटिव। अच्छा अच्छा। अगर हम बेसिक बात हम बात करें तो यही कि नए नए एलिमेंट्स आपको नए हाँ मतलब कंपाउंड जैसे बनाने। हाँ कंपाउंड पॉलीक्रिस्टल रिपोर्टेड है तो हम उसका सिंगल क्रिस्टल बना के उसकी मैग्नेटिज्म और मतलब ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी स्टडी करना। अच्छा, और उसको कनेक्ट करना थ्रू द टोपोलॉजिकल। जैसे हमारे थ्योरी कोलैबोरेटर थे तो थ्योरी से कनेक्ट करके कि टोपोलॉजी फीचर किस हिसाब से चेंज हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो भैया इसका क्या आप किस सिग्निफिकेंस इसका क्या क्या है? इसके एप्लीकेशंस भी हैं नॉर्मल डेली लाइफ मतलब बेसिकली बोला जाए तो कि फंडामेंटल ज्यादा ओरिएंटेड है, अच्छा, एप्लीकेटिव टाइप कम है। थोड़ा सा कम है लेकिन फंडामेंटल पे ही आपका काम। फंडामेंटल फिजिक्स से। अच्छा, तो आपका काम लेके भी कुछ लोग आगे काम कर रहे होंगे हाँ जो कुछ इंडस्ट्रियल यूज वगैरह में आता हाँ, होगा। राइट राइट मतलब राइट। मेन फंडामेंटल ये, मतलब आप डायरेक्ट एप्लीकेशन कुछ है नहीं, हम जस्ट प्रॉपर्टी स्टडी करके देखे किसके हिसाब से किसके लिए सुटेबल है, वो फंडामेंटल मतलब उसका अच्छा अच्छा, कोई कंपोनेंट भी यूज कर सकता है, तो वो चीज। क्रिस्टल या कंपाउंड ग्रोथ करते हो और आप उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो। राइट हाँ राइट राइट, ओके ओके ओके। तो जैसा दालू राम भैया मुझे पता है कि आप हरियाणा से हो। राइट, नहीं नहीं, राजस्थान बाढ़ में। से, ओके राजस्थान से हो आप। हम्म। तो आपकी अर्ली लाइफ कैसी रही, कैसे आप इस वाले फील्ड में आए, ये मुझे जानना है। ये एज मेरे लाइफ, मुझे मैं खुद सोचता हूँ एक्सीडेंटल टाइप है, मतलब अच्छा अच्छा, एक्सीडेंटल डॉक्टरेट डिग्री। कि शुरुआत में जैसे 12th हो गया वहां से, मतलब प्राइवेट स्कूल था मेरा। 10th तक मतलब गवर्नमेंट स्कूल में गांव के पास था वहां पर, वहां साइंस नहीं था, तो उसके बाद मैं साइंस के लिए टाउन में आया, तो वहां से 20-25 किलोमीटर दूर तो वहां प्राइवेट स्कूल था, तो वहां से मेरा मैं 12th किया। 12th करने के बाद अब क्या करना है, तो लोग मोस्ट ऑफ लोग आईआईटी जेईई वगैरह उसमें, मतलब सॉरी आईटी जेई। आईआईटी जेईई हाँ वगैरह में जाते हैं। हाँ हाँ। तो वो चीज मतलब फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं था, मतलब कि इतना पैसे नहीं थे, तो सोचा कि अब बीएससी, तो हमारे गुरुजी थे उन्होंने बोला कि बीएससी कर लो चलो। ओके। तो बीएससी करने का डिसाइड किया, तो अब आसपास देखा कॉलेज चल रहा है, तो महाराजा कॉलेज है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो वहां से मैंने बीएससी किया। और वहां बीएससी किया तो उसी ड्यूरिंग मेरे को इंस्पायर फेलोशिप मिला। ओके ओके। तो वो 5 साल के लिए होता है, बीएससी 3 साल बीएससी और 2 साल एमएससी के लिए। तो उस टाइम ये सोचा कि चलो फेलोशिप मिल रहा है तो एमएससी कर लेते। एक मतलब वो मोटिव टाइप आ गया कि बाकी डिग्री करने जाओ पैसा नहीं मिलता है। राइट राइट। और इंस्पायर फेलोशिप की कंडीशन है कि आपको कंटिन्यू होना चाहिए, बीएससी के तुरंत बाद एमएससी होना चाहिए। अगर आपने बीच में ब्रेक ले लिया तो आपको फेलोशिप 3 मतलब बीएससी का ही मिलेगा, एमएससी का नहीं मिलेगा। ओके। तो उस दौरान चलो कि कुछ लोग कर रहे थे आईआईटी जेम, जो मतलब जयपुर में तैयारी रही, तो हमने भी आईआईटी जेम की तैयारी कर ली। आईआईटी जेम फिर क्वालिफाई हो गया, अब क्या करना है, कौन सी कॉलेज लेना है। तो मेरी रैंक 41 आई थी, तो मैं कुछ भी होता है कि इजीली मिल ही जाता। हाँ, 41 पे तो सब कुछ मिलता है, हाँ, चाहिए क्वालिटी लेते हैं। हाँ। तो फिर चला कि आईआईटी एमएससी प्लस पीएचडी ले लेते हैं, वही कि बाद में कि इजीली कुछ करना नहीं पड़ेगा आपका डायरेक्ट आपका। और उसमें होता है कि एमएससी पीएचडी लेने से कि थोड़ा आप जो ही सेम प्रोजेक्ट एमएससी में करते हैं वही पीएचडी में कंटिन्यू होता है, थोड़ा आप पहले चीजें सीख के रखते हैं तो वो हेल्प कर लेता है। उसी ऐसे ही मेरा पीएचडी लाइफ स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने फिर ऐसे पीएचडी में एमएससी ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आपने वहीं से पीएचडी कंटिन्यू की। आपको लगता है कि ये जो एमएससी प्लस पीएचडी वाला डिसीजन था, वो उसके उसके कुछ फायदे या नुकसान भी हैं क्या? जैसे फायदे तो है, पर मतलब जैसे चीजें मतलब अभी पीएचडी इतना इम्पोर्टेंस रहा नहीं चीजें, मतलब जिस हिसाब से पीएचडी चल रहा है, लोग मतलब बेरोजगारी टाइप ज्यादा है रियल लाइफ। अच्छा। मतलब जो लोग कोई मतलब जैसे यहाँ की जो भी है, मतलब कोई बेनिफिट टाइप नहीं है, आप पीएचडी करके भी वही उतना ही सेम स्टैंडर्ड है, आप नेट क्वालिफाई करके वही, मतलब एक जो देखने का नजरिया है यहाँ का वो सेम है। आप मान लो कोई भी प्राइवेट कॉलेज या किसी में जाओगे तो उनके लिए पीएचडी और कोई मीनिंग नहीं, उनके लिए पीएचडी किया हुआ। और पीएचडी वाले लोग ऐसे ही इधर उधर, तो अब एक पीक पोजीशन पे टाइप है, मतलब लोग पीएचडी करना नहीं चाह रहे, मतलब ये चीज हो रही। आप रियल थोड़ा यहाँ के आसपास देखना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये पूरा इंडिया का ही आप बात कर रहे हो? हाँ, इंडिया का मतलब हाँ मोस्ट ऑफ चीजें हैं, मतलब नॉर्थ में तो स्पेशली ज्यादा ही हो रहा है ये चीजें। मतलब कुछ स्टेट में मतलब स्पेशली वो पीएचडी वालों को मतलब बेनिफिट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते उनका चीजों में। जैसे मान लो कोई जॉब इंटरव्यू, उनका कुछ बेनिफिट मतलब परसेंटेज टाइप ऐड करते हैं, मतलब फाइनल आपका क्वालिफिकेशन मतलब कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो फाइनल मेरिट में आपका कुछ परसेंटेज ऐड करते हैं। पर नॉर्थ साइड में ऐसा कुछ मैं मतलब देखा नहीं चीजें। तो कहाँ देखा आपने, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह में ऐसा? प्राइवेट में मतलब
पर्टिकुलर स्टेट का तो मेरे को पता नहीं, मतलब कुछ जगह मतलब ऐसे फ्रेंड से बात करते तो बोलते कि हमारे की पीएचडी किया हुआ को कुछ बेनिफिट मिलता है, पर मैं जैसे राजस्थान से हूँ तो यहाँ तो ऐसा कुछ बेनिफिट है नहीं पीएचडी करके भी। तो अभी मतलब जो लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं और जो लोग पीएचडी कर लिए हैं उनको सेम ही फूटिंग पे रखा जाता है। हाँ मतलब कोई जैसे उसमें जैसे मान लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उन दोनों को सेम फुटिंग पे ही है, आपको ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं, आप पीएचडी करके आए 5 साल, आपके पास जो भी बेनिफिट है वो आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट, पता नहीं कि एक कैरी करना, आप कैरी करके आगे लोगों को फॉरवर्ड करना, वो वाला यहाँ कुछ मिल नहीं रहा सीखी। तो आप है कि एक नेट किया हुआ बंदा आप 5 साल उधर दे रहे हो और नेट किया हुआ बंदा 2 साल पढ़ के बेसिक फिजिक्स पढ़ के ऑब्वियसली आपसे जो आप रिटर्न एग्जाम होता है उसमें बेहतर ही करेगा, तो आप उनके बराबर आना थोड़ा लिए अपने लिए चैलेंजिंग टाइप। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तो थोड़ा दिक्कत होती ही है। हाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो बहुत कम आता है ना, आईआईटी लेती है डायरेक्ट, तो वहाँ चीजें मतलब अब एक पोस्ट निकलती है तो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा रहते हैं। राइट और सेम फील्ड टाइप, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो नहीं, मेरा ये सवाल था कि एमएससी प्लस पीएचडी के कुछ फायदे और नुकसान आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से। फायदे तो मैं बोलती है ना कि आपका टाइम सेविंग, जैसे मान लो वही चीजें मैं पहले ही आपको बोला था कि चीजें मतलब एमएससी में कुछ प्रोजेक्ट रहता है 1 साल का, तो वो चीज आप सेम आप पीएचडी में आप जस्ट एज ए एक्सपेरिमेंटल हो तो आप वो चीजें मतलब सीखे हो, इंस्ट्रूमेंट वगैरह कैसे हैंडल करना है, या थ्योरी में भी हो तो भी आपको कंपटीशन का कुछ नॉलेज होता है कि कौन सी प्रॉब्लम क्या करना है, कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है, वो चीजें मतलब आपको बेनिफिट करती है। अगर आपको रियल में पीएचडी इंटरेस्ट होता है तो ये चीजें बेनिफिट करती है। और मतलब दूसरा प्रोस्पेक्ट ये होता है कि कुछ लोगों को एमएससी एक जगह से किया, पीएचडी दूसरे जगह से करना है, उनको मतलब पूरा वाइड रेंज में जाना है, तो वो मतलब सबका अलग अलग मोटिव टाइप रहता है, मतलब बेनिफिशियल रहता है। अच्छा, आपके हिसाब से बेनिफिशियल ही है। मुझे ऐसा लगता है लेकिन दादू भैया कि जैसे मान लीजिए अगर मैं एक जगह से एमएससी करता हूँ, अच्छी जगह से एमएससी अगर मैंने कर ली आईआईटी से आईएससी वगैरह से, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह से भी पीएचडी हमें मिल सकता है। तो जिसको ये वाला भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है नहीं, सब फॉरेन यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है ना। आप क्यूएस रैंकिंग देखोगे, हाँ 100 आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो आप जाना चाहिए, बाकी तो कहीं और जाओगे तो ये सेम हालत है मतलब। अच्छा, चलो आप बाहर चले भी जाओगे तो मतलब ये है कि पैसा अच्छा मिल सकता है, पर रिसर्च वाइज लगभग इक्वल है। अच्छा, मतलब वहां भी सेम प्रॉब्लम। आप आईआईटी से पढ़े हो ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बाकी अगर आप आइजर से पढ़े लोगों को या फिर किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में जो लोग करते हैं एमएससी, या फिर अगर मैं थोड़ी लोअर आईआईटीज में जाऊं वहां पे जो एमएससी करते हैं उनका प्योरली अलग ही थिंकिंग रहता है कि यहाँ से मुझे एटलीस्ट पीएचडी नहीं करनी है, कहीं और ट्राई करना है। ऐसे वो होता है नजरिया। बाकी चीजें में मतलब एक रैंकिंग के हिसाब से इंस्टीट्यूट और बाद में वापस आपको इंडिया में आना है, तो वो चीजें मतलब क्यूएस रैंकिंग मैटर करता है, यूनिवर्सिटी किस क्यूएस रैंकिंग पे। तो आपने 2017 में एमएस प्लस पीएचडी ज्वाइन कर लिया आईआईटी कानपुर में, और फिर 2024 तक आप वहाँ पे थे। 24 से 25 आप जेएनसीएएसआर में थे। हाँ, 1 साल वहाँ का आपका पोस्ट डॉक्टर रिसर्च एसोसिएट आप वहाँ थे। फिर यहाँ पे आपको एनपीडीएफ मिल गया आइजर भोपाल में, और यहाँ पे आप नेशनल पोस्ट डॉक्टर फेलो के उस पे आप काम कर रहे हो, राइट? इस जर्नी में जैसे मुझे तो लग रहा है आपकी बताने से थोड़ा स्मूथ ही रही है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था लेकिन स्मूथ रही है। हाँ, क्या कुछ चैलेंजेस भी थे? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मतलब सब पता नहीं कि ऑटोमेटिकली टाइप मतलब फीड है उस टाइप से चला मेरा लाइफ। कुछ लकी टाइप मान सकता हूँ मैं, गॉड का मतलब ये थैंक यू बोलूंगा कि चीजें मतलब सब चीजें मतलब स्मूथली चल रहा है। ऐसा कुछ मेरे को दिक्कत आई नहीं, जो चीज मिलती चली गई। हाँ, और आप करते चली गए। हाँ, राइट। जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा डिफेंस सितंबर में हुआ था, तो उससे पहले ही मेरे को मतलब जैसे रिसर्च एसोसिएट एजेंसी में मिल चुका था। अच्छा, वहां पर सिर्फ मैं डिफेंस डेट वेट कर रहा था, जैसे डिफेंस डेट उठ जाए तो वहां से निकल जाऊं। वैसे ही सेम हालत अभी आईपीडीएफ यहाँ पे, पहले मैं आइजर भोपाल में आईपीडीएफ था, इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक्टर फेलो। तो वही चीज वहीं सेम वहां भी मतलब जैसे ही कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे मेरे पास ऑफर लेटर था। वही एक गैप मतलब ज्वाइनिंग का मतलब बिल्कुल गैप नहीं। अभी
अभी सेम मेंटर के साथ मैं मतलब एनपीडीएफ के थ्रू तो मतलब कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है चैलेंज मतलब जैसे चैलेंज में मतलब है ये चीज, मतलब मेरे लिए मतलब नहीं हुआ, बाकी लोगों के लिए देखा जाए तो बहुत चैलेंज है मतलब। अभी जैसे रिसेंटली मान लो जैसे बहुत सारे लोगों ने एनपीडीएफ अप्लाई किया है इंडिया के अंदर, मतलब लगभग 7,000 तो उनमें से 500 लोगों को मिला है, तो मतलब बाकी लोग थोड़े मतलब फंडिंग का सब कुछ दिक्कत तो होता है। और ये नहीं माना जा सकता कि उन्होंने प्रपोजल करा लिखा या कुछ किया। हाँ वो चीज नहीं मान सकते कि मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ कैंडिडेट मेरे से बेहतर भी होंगे तो उनको नहीं मिला है, तो चीजें मतलब बहुत सारे फैक्टर भी हैं। तो मतलब लक फैक्टर भी इसमें थोड़ा बहुत काम करता है। लक भी है मतलब, और मेंटर मतलब वो चीजें बहुत सारी मतलब उनको शॉर्ट लिस्ट करना होता है बेसिकली, तो आप एक मेंटोर के पास एक टाइम एक एनपीडीएफ दे सकते हैं, तो वो चीजें वो बहुत सारे फैक्टर देखते हैं। राइट। तो आपने किसी मान लो किसी मेंटोर के पास 2 एनपीडीएफ अप्लाई किया एक ही टाइम में, तो उनमें से दोनों मान लो फिर एक डिसाइड होता है, तो वो तो मेंटोर की तरफ से ही डिसाइड होगा कि किसको कराना चाह रहा है। नहीं मेंटोर नहीं, वो कमेटी रहता है ना, मतलब जैसे एनपीडीएफ का सिलेक्शन कमेटी, उसमें मेंटोर नहीं रहता। नहीं जैसे आपने एक होस्ट डिसाइड किया, मान लो उस होस्ट के पास किसी और ने भी अप्लाई किया, तो वो होस्ट डिसाइड करेगा ना किस। नहीं होस्ट तो दोनों को बोल देगा, मतलब आप दोनों अप्लाई करो। ओके दोनों ही प्रपोजल लिख के सबमिट करो, फिर दोनों में से कमेटी फिर डिसाइड करेगी किसको लेना है। ओके तो क्या एक होस्ट 2 लोग को ऐसे कर सकता है? हाँ मैक्सिमम 2 को कर सकता है। अच्छा मैक्सिमम 2 को भी कर सकता है। अच्छा। मतलब ये नंबर ऑफ इस बार मतलब जैसे 2 साल के बाद आई फेलोशिप, 1 साल बीच में ब्रेक हो गया, तो इस बार थोड़े ज्यादा एप्लीकेशन आए थे और बहुत कम लोगों को मिला था। तो बीइंग अ एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, आपके हिसाब से सबसे टफ चीज क्या होती है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से? आप बताइए। बहुत सारे फैक्टर है, जैसे आपको कुछ भी मेजरमेंट करना हो, मशीनरी पे डिपेंडेंट ज्यादा है, मतलब आप प्रॉब्लम डिसाइड करने के बाद मशीनरी पे डिपेंडेंट ज्यादा होता है। ऐसे मतलब जैसे एक्सपेरिमेंट कुछ भी मेजरमेंट करना, जैसे पीवीएमएस डाउन है तो आप कुछ भी मेजरमेंट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रेजिस्टिविटी मैग्नेटोरेसिस्टिविटी वगैरह मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, तो आपकी वो प्रॉब्लम ऐसे रुक गई, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा। और कुछ भी मतलब जैसे हल्का सा भी एक स्टेप होता है कि आप उस स्टेप में रुक गए तो आगे आपकी प्रॉब्लम वो आगे बढ़ नहीं गई, ये चीज होती है। ओके फिर आपको मतलब दूसरी जगह रिक्वेस्ट करो, दूसरी लैब में या दूसरी इंस्टीट्यूट, सेम इंस्टीट्यूट हो सकता है, या तो आपके इंडिया में कहीं और इंस्टीट्यूट है वहां पर भेजो। और वहां पे अब वो है कि मोस्ट ऑफ लोग अपनी प्रॉब्लम पे ही, पीएचडी स्टूडेंट तो वो अपनी प्रॉब्लम पे काम करते हैं, तो अब दूसरे की प्रॉब्लम पे मतलब वो मेजरमेंट करके दे ना दे जरूरी नहीं। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत आता है। आपने भेज दिया सैंपल मान लो कहीं, तो वो मेजरमेंट मतलब 6 महीने 1 साल कितना भी टाइम लग सकता है, तो आप उस टाइम तक के वेट ही कर सकते हैं, आपके पास और ऑप्शन नहीं होता। और या फिर मशीन जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिकवरी के लिए आप वेट कर सकते हो। तो ये चीजें मतलब करंटली इंडिया में बहुत फेस हो रहा है कि हर 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 एज ए एक्सपेरिमेंटलिस्ट बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही। आपको मतलब चीजें मतलब मेन दिक्कत यही है, मतलब फॉरेन से करना या करना, यहाँ पे मतलब हर छोटी चीज के लिए बहुत वेट करना पड़ता है। फॉरेन में मतलब इस मामले में थोड़ा फंडिंग ज्यादा रहता है और इंस्ट्रूमेंट मान लो पैरेलल ही रहता है। एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो दूसरा इंस्ट्रूमेंट चलता है और दूसरा रिकवर हो जाता है, ये चीजें मतलब बहुत अच्छी होती है। अच्छा पर इंडिया में मतलब इंस्टीट्यूट में ही एक होता है, तो एक खराब हो गया दूसरी लैब में भी नहीं होता, तो वो चीजें बहुत प्रॉब्लम होता है। आप फिर वेट ही करो और आपके पास ऑप्शन नहीं रहता। अच्छा तो यहाँ पे थोड़ा मशीनरी की कमी की वजह से कभी-कभी फंडिंग का इश्यू है आपको। बार ये भी होता है कि मान लो अब इंडिया इतनी जैसे इंस्टीट्यूट है, फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट भी होके कम अमाउंट में भी तो बाहर मान लो कम इंस्टीट्यूट होंगे तो वही अमाउंट मान लो ज्यादा लोग कम लोगों में बटेगा ज्यादा हो सकता है। और है कि वहां पे मेन रीजन है कि ज्यादा ही मतलब इंडिया से ज्यादा ही फंडिंग होती है, तो वो ज्यादा कम लोगों में डिवाइड और ज्यादा हो जाती है, तो इजीली मतलब स्मूथली सब कुछ चल सकता है। राइट तो एक ही मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट की कई कॉपीज रहती है वहां पे। हाँ तो आप अलग अलग यूज कर सकते हो कॉपीज, मतलब हर प्रोफेसर अपना मतलब सब कुछ अपना ही होता है पर्सनली। यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ इंडिया की ये दिक्कत है कि सेंट्रलाइज फैसिलिटी ज्यादा डिपेंडेंट ज्यादा होती है। वो ठीक है मतलब कुछ बेनिफिट है, मगर कुछ चीजें मतलब बहुत टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। आप मतलब
कुछ सोचे तुरंत और वो चीजें नहीं हो सकती आप। तो वो एक टर्न आएगा तब आपको जाके अपना एक्सपेरिमेंट जो आप सोचे वो करोगे। हाँ, टर्न आएगा, टर्न और बीच में इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब हो गया या बेकार हो गया तो आपके लिए फिर आपका टाइम ही गया। राइट राइट राइट। अच्छा भैया ये बताइए, जैसे यहाँ आइजर भोपाल से मैंने भी पीएचडी की है, तो यहाँ पे जो मेरे एक्सपेरिमेंट वाले दोस्त वगैरह हैं उनकी तो डेली लाइफ रूटीन तो मैं जानता हूँ। आईआईटी कानपुर में आप अपना एक टिपिकल डेली लाइफ रूटीन बता सकते हो क्या, एक दिन का? कितने बजे आप लैब जाते थे, क्या करते थे, कैसे क्या होता था? मैं मतलब जैसे जनरली 9:30 और 10 के बीच। ओके, फिर? और वही फिर चले गए, फिर बीच में लंच के लिए वापस हॉस्टल थोड़ा दूर था, 1 किलोमीटर डिस्टेंस था, तो वहां जाते थे, फिर आधा घंटा, फिर वापस, फिर 7 बजे के आसपास फिर लैब से निकल जाते। अच्छा, तो बस इतना ही 10 साढ़े 9 10 से 7 बजे तक आपको काम करना रहता था। हाँ। उसके बाद नहीं आपके सुपरवाइजर वगैरह कहते थे कि रात में भी रुक के काम करना? नहीं, मेरे सुपरवाइजर स्पेशली रात में मतलब मना ही करते थे कि इंस्ट्रूमेंट कोई भी चल रहा है, दिक्कत हो गई, आप अकेला काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल कुछ दिक्कत हो गई, दूसरा बंदा नहीं है तो। अच्छा, और कुछ मेजरमेंट चल रहे हैं तो वो लगा के वापस रूम आ जाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं जाना है, मतलब जनरली नहीं जाते थे, मतलब ऐसे कुछ करना है रात में, ऐसा नहीं, मतलब जैसे पर्टिकुलर प्लान करके कुछ नहीं। जैसे इंस्ट्रूमेंट जैसे पीपीएस वगैरह चल रहा है या स्कूट वगैरह चल रहा है तो वहां पर सैंपल माउंट करके आप वापस रूम आ सकते। अच्छा। तो मतलब सुपरवाइजर का कोई ऐसा आपके ऊपर ये इम्पोजिशन नहीं था कि इतने से इतने बजे तक काम करना है? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। मतलब कुछ आईआईटी कानपुर कुछ लैब में ऐसा होता था, पर मेरे सुपरवाइजर ऐसे नहीं थे। अच्छा, कुछ टाइम फिक्स नहीं था, आप अपने हिसाब से आओ जाओ, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। अच्छा, आपके सुपरवाइजर का नाम अगर आप बताना चाहें? क्या? प्रोफेसर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का नाम था, राइट। और जेएनसीएएसआर में कौन थे रिसर्च एसोसिएट जिनके अंडर आपने ज्वाइन किया? प्रोफेसर ए सुंदरेशन। ए सुंदरेशन। और यहाँ पे आप प्रोफेसर रवि प्रकाश, इनके पास आप एनपीटी में आके। राइट। ठीक है, तो दादा जब आप आईआईटी कानपुर गए तो एमएससी में कोर्स वर्क वगैरह हुआ होगा 1-2 साल का, फिर प्रोजेक्ट भी आपने उन्हीं के अंडर किया था, जाकिर सर के अंडर? हाँ। अच्छा। तो आपने ये कैसे डिसाइड किया था कि मुझे जाकिर सर के अंडर ही जाना है, फिर कैसे आपने मेरे को लगा कि एक्सपेरिमेंटल करना है तो चीजें, फिर 1-2 प्रोफेसर को ऐसे कांटेक्ट किया तो फिर जाकिर सर ने हाँ बोल दिया, चलो कर सकते हैं मेरे साथ, फिर ऐसे ही करके स्टार्ट। अच्छा। तो मतलब आपने कुछ एक्सपेरिमेंट और लैब्स में जाके एक्सप्लोर नहीं किया, बस आप पूछते रहे, जाकिर सर ने हाँ बोल दिया और उनके साथ आपने कंटिन्यू कर लिया बस? मतलब मैंने कि कंडेंसमीटर में करना है तो 1-2 और फैकल्टी को मेल किया था, तो किसी मेल में रिप्लाई नहीं आया, तो ऐसी चीजें, मतलब वो उस टाइम होता है कि आप पर्टिकुलर शॉर्ट विंडो में मेल करते तो प्रोफेसर कहीं बिजी होता, तो राइट। जिसका पहले मेल आया उसके पास चले जाओ, तो अच्छा, तो आप वहाँ पे रिप्लाई आया। ओके, तो आपने ऐसे ही चूज कर लिया। तो वहां पे भी ऐसा कुछ इम्पोजिशन नहीं रहता है कि आपको इसी प्रोफेसर के अंडर करना है, आप इंडिपेंडेंट रहते हो और आप कर सकते हो, कोई ऐसा समस्या नहीं है? अच्छा, ये जो ये डुअल डिग्री का कोर्स है जो आपने आईआईटी जैम क्वालिफाई, आईआईटी जैम के ही बेसिस पे आपको मिला था, राइट? तो ये जो डुअल डिग्री का कोर्स है ये सारे आईआईटीज में है? नहीं। तो कितनी आईआईटीज में आपने कुछ सर्च वगैरह किया था क्या? मतलब 3-4 आईआईटी होगी मुश्किल से, सब में नहीं। ओके। वो एमएससी करके, जैसे आईआईटी खड़गपुर में है, वहाँ पे जॉइंट बेसिकली बोलते हैं, जॉइंट एमएससी जॉइंट पीएचडी कहते हैं, उनको 2 साल में डिग्री मिल जाता है। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो फिर वहां से कर सकते हो, मतलब वहां पे ऑप्शन रहता है छोड़ने का, एग्जिट करने का। आईआईटी कानपुर में 3 साल में ही आप एग्जिट कर सकते हो। अच्छा, वो आइजर टाइप का ही है, इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला, जैसे यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ से अगर एमएससी या एमएस की डिग्री लेके निकलना है तो आपको 3 साल करना पड़ेगा, फिर अगले 4-5 साल में जिसमें आप पीएचडी कर पाओ, अगर आप यहीं से कंटिन्यू करते हो। अच्छा, सही है। तो भैया जब आपने जाकिर सर को ज्वाइन किया तो आप लोगों ने पहला प्रोजेक्ट कैसे डिसाइड किया था अपना? वो सर ने ही डिसाइड किया था कि आपने? नहीं, शुरुआत में तो आपको एज ए लर्नर टाइप काम करना होता है, आप किसी पीएचडी स्टूडेंट, मतलब जो लैब में सीनियर है उनके साथ ही काम करते हैं। अच्छा। तो उनकी प्रॉब्लम होती है या शॉर्ट में कुछ भी, मान लो इंस्ट्रूमेंट जो पहले से रिपोर्टेड है उस टाइप की प्रॉब्लम दे दिया, आपको सीखना है कि सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, कैसे डाटा एनालिसिस करते हैं, चीजें वो होती। और बाद में जैसे 1 साल प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है एमएससी में, जैसे एमएससी का बता रहा हूँ, एमएससी के बाद जैसे मेरे पीएचडी माइग्रेशन हो गए तो उसके दौरान फिर वह कि एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रॉब्लम में काम करना है। तो मेरा मेन टारगेट था कि सिंगल क्रिस्टल ग्रो करना है,
रेयर अर्थ बेस्ड। तो ओके वो उसको ट्राई मतलब अटेम्प्ट बहुत सारे अटेम्प्ट लेने के बाद ताकि एक सिंगल क्रिस्टल मिल जाए, उसके बाद बाकी के प्रोसेस स्टार्ट करना। ओके ओके ओके, तो आपने ये मन बना लिया और फिर हाँ, तो वो ये है कि जैसे सीनियर किया है काम, आप डिफरेंट कंपोजिशन के साथ, डिफरेंट कंपाउंड के साथ अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके तो वो हेल्प मिल जाता है मतलब ऐसा कुछ। और फिर प्रोफेसर भी हेल्प करते हैं मतलब गाइड की चीजें, कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो वो प्रॉपर हर एक वीक में मीटिंग वगैरह होती रहती थी? हमारे मतलब सर का ऐसा था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल सब कभी भी जाके मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पर्सनल सबको साथ में ग्रुप में बिठा के, ऐसा हमारे लैब में मतलब नहीं था। मतलब किसी को जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है, सीधा सर के पास चले जाओ, डिस्कस कर लो, वापस आ जाओ, ये चीज। ओके ओके, मतलब ऐसे तो ऐसा कुछ रोक नहीं था, बस हाँ। सर टाइम पता रहता होगा कि इतने से इतने बजे तक सर रहेंगे ऑफिस में। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम रहते थे। ओके वही 9 से 7 PM सर भी ऑफिस में रहते ही थे। ओके ओके ओके, तो वहाँ पे जाके आप अपने बीच में मान लो कभी कभार क्लास है तो वहां चले गए, तो वो अलग बात है। बाकी मोस्ट ऑफ टाइम वो रहते ही थे ऑफिस में, ऐसा दिक्कत। अच्छा, तो आपने फिर इसी प्रकार से पहली प्रॉब्लम फिर आपको मिली और फिर आपने खुद ही हाँ, तो डिसाइड कर वही लिया कि क्या कैसे क्या करना है। वही ऐसे जैसे काम होता है ना कि इसमें मेनली है कि एलिमेंटल कंपोजिशन का पॉलीक्रिस्टल रिपोर्टेड, आपको सिंगल क्रिस्टल ग्रो करना, तो वहां से थोड़ा हिंट मिल जाता है। स्ट्रक्चर वगैरह रिपोर्टेड है तो आपको टोपोलॉजिकल पिक्चर किस में आता है, थोड़ी स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। तो वो चीजें ही करके मैं अपना मतलब रिसर्च वर्क आगे। अच्छा, इसमें बेसिक साइंसेस कितनी यूज होती हैं जो आप काम करते हो एक्सपेरिमेंट में? यूज तो रहता है बेसिक साइंस का, ऐसा नहीं है कि नहीं। बेसिक साइंस में मतलब जैसे मान जैसे लीजिए मुझे एक्सपेरिमेंटल कंटीन्यूअस मैटर फिजिक्स करना है, तो आपके हिसाब से कौन-कौन से सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आने चाहिए? जैसे एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर हो गया, मतलब आपका एक कंडेंस मैटर थ्योरी कोर्स रहता है, ओके, ठीक वो है। अच्छे से पता, उसमें टर्मिनोलॉजी पता होती है कि ये स्पेसिफिक हीट क्या है, मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्या है। अब मान लो उसमें आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, हीट कैपेसिटी का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फोनॉन और फोनॉन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वो चीजें सब कंडेंस मैटर रहती है। उसके साथ आपको क्वांटम तो चाहिए ही चाहिए वो चीजें। ओके, क्वांटम मतलब बेसिक या एडवांस दो कोर्सेज रहते हैं? नहीं, बेसिक चलेगा। अच्छा, बेसिक चल जाएगा, ठीक है। और और फिर आपका मतलब नॉर्मल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैसे क्या वाली चीजें थोड़ी बहुत मतलब रिलेट कभी कभार कुछ कहीं, वो तो ये तीनों सब्जेक्ट इंटरकलेटेड टाइप है, मतलब ऐसे स्पेशली कोई रिक्वायरमेंट। अच्छा अच्छा, तो मतलब 2-3 सब्जेक्ट आपके अगर बेसिक क्लियर है तो आप एक्सपेरिमेंट कंडेंस मैटर फिजिक्स में आप एक्सप्लोर कर सकते हो और ड्यूरिंग द जर्नी आप आराम से हाँ, सीख सकते हो। सीख सकते हो, हर चीज ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट में पूरा महारत ही हासिल किए हो, मतलब चीजें बेसिक पता होनी चाहिए आपको, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। धीरे धीरे मतलब आदमी वही है, उस प्रॉब्लम में जाके ही अच्छे से सीख पाता है। आप ऐसे नहीं कि मैं एक्सपर्ट बन के ये काम करूंगा, वो एक्सपर्ट मतलब कोई होता नहीं मतलब अच्छा 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 अच्छा, तो ऐसे करके आप अपना एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स में आप किसी भी एक्सपेरिमेंटल लैब में आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट राइट राइट, तो आपके हिसाब से आईआईटी से भी पीएचडी करके क्या कुछ कैरियर इनसिक्योरिटीज रहती हैं? ये तो मतलब रिसेंटली बड़ा प्रॉब्लम है। मेन चीज है कि आपको पीएचडी का कुछ बेनिफिट नहीं है। आसपास देखोगे कि आप पीएचडी किए हो, कुछ बेनिफिट हो, और जॉब मतलब इंडिया में जॉब का क्रेश टाइप, आपको जॉब ढूंढना मुश्किल होता है। अब जितने एक अपने इतने प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इधर, आप आसपास देखो तो वहाँ मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है। वहाँ पे सिर्फ नेट किया हुआ बंदा आपको वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 20-25 हजार रुपए उसको पर मंथ सैलरी देते हैं। हाँ, राइट 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 राइट। तो और अगर कोई अब आप पीएचडी करके आपकी एक्सपेक्टेड रहती है एटलीस्ट जो यूजीसी गाइडलाइन की है जारी 57,000 प्लस एचआरडीए वगैरह, इतना सैलरी आपको मिनिमम मिलना चाहिए, राइट राइट। पर वही चीज आपको दूसरा बंदा प्राइवेट यूनिवर्सिटी सस्ते में मिल रहा है, तो यूजीसी गाइडलाइन है सिर्फ कि आपको नेट जेआरएफ वाला बंदा चाहिए, तो वो सस्ता बंदा ढूंढते हैं। लेकिन वो क्लेम करते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से ही सैलरी देंगे, लेकिन देते नहीं मतलब उनको वो बंदा जिस नेट जेआरएफ है वो बंदा सस्ते में रेडी है, पता नहीं वो बंदा सामने से रेडी है कि मेरे को चाहिए 40,000, वो तो अब 57,000 मतलब 60,000 थोड़ी देंगे। राइट राइट राइट। और बहुत सारे जैसे वैकेंसी चल रही है या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी फर्जिया से किसी का डॉक्यूमेंट लगा के एज ए फैकल्टी मतलब काउंट करते हैं, पर रियल में वो बढ़ाता कहीं और है। ये चीजें भी मतलब
कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो ये होता होगा। तो थोड़ा गवर्नमेंट को इस चीज में स्टिक होना चाहिए कि एटलीस्ट जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कुछ मतलब पीएचडी वालों को बेनिफिट दे, तो वहां पे एटलीस्ट और मिनिमम जो सैलरी जो यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इतना सैलरी तो देना ही चाहिए। बाकी आपका जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक्सपीरियंस है, ऐड ऑन होके सैलरी मतलब ग्रोथ, वो अलग चीज है, पर मिनिमम उतना देना चाहिए। पर वो अभी ऐसा मतलब इस साइड तो नहीं हो रहा, जिस नॉर्थ साइड में बिल्कुल, जैसे नॉर्थ साइड नहीं, पूरे इंडिया में ही नहीं हो रहा है। हाँ। और आपको मैं बताऊं, एक कहानी मुझे याद आ रही है। जैसे मैंने भी 2025 में अपनी पीएचडी कंप्लीट की, तो मैं भी सोच रहा था कि एक्सप्लोर करूं कि जॉब का प्रोस्पेक्टिव है क्या आफ्टर पीएचडी, क्योंकि मैंने आइजर भोपाल से अपनी इंटीग्रेटेड पीएचडी खत्म की। प्रोफाइल मतलब मेरी उतनी खराब नहीं है, मेरे भी पेपर्स हैं, ठीक ठाक हैं, और मेरा नेट है, मेरे पास पीएमआरएफ था, मेरा आईटी जैम क्वालिफाइड है, जस्ट क्वालिफाइड है, गेट सब कुछ है। और आपको मैं बताता हूँ, मैं कम से कम मैंने 5 से 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू दिया होगा। सेलेक्ट करते हैं वो मुझे, और आपको मैं बताऊं, आप दंग रह जाएंगे जान के कि मुझे मिनिमम सैलरी जो ऑफर हुई है वो हुई है 8,000 रुपए, और मैक्सिमम सैलरी जो मुझे ऑफर हुई है 35,000। इससे ऊपर कोई दे ही नहीं रहा है। और उनका उसके ऊपर से 50 और चीजें, मतलब कि आपको ये करना है, ऐसा नहीं आना है, इतने बजे आना है, ऐसे कर लेना है, ये करना है, वो करना है। उसके ऊपर से रूल्स 50 तो भी मैनेजमेंट के। बस उनके मैनेजमेंट का ये रूल नहीं है कि पैसे देने हैं, बाकी उनके मैनेजमेंट के 50। यही प्रॉब्लम। राइट। तो वो लोग जो जेआरएफ एसआरएफ की फेलोशिप मिल रही है पीएचडी वालों को, उससे भी कम रुपए में लोग वहां काम कर रहे हैं, इसीलिए तो दे रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हो ना कि जेआरएफ करके वो 35-40 में लोग पढ़ाने के लिए रेडी है, वो बिल्कुल सही है। ऐसे लोग हैं, इसीलिए जो पीएचडी वाले हम लोग हैं ऐसे, या फिर और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, उनका सच में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और इसलिए अभी टाइम आ गया कि मोस्ट ऑफ जैसे आईआईटीज वगैरह में मान लो गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है कि आपको हर साल 10% सीट इंक्रीज करना है पीएचडी का। ओके ओके। मान लो अभी आपका 40 है, तो अगले साल 44 लोगों को पीएचडी में लेना है। इस प्रकार से उनका इंक्रीमेंट चल रहा है पीएचडी। ओके ओके। तो ज्यादा लोग पीएचडी करेंगे और ज्यादा लोग बेरोजगार रहेंगे पीएचडी करके, ऐसा आप मैं थोड़ा डिटेल में जाना कि तो हर साल ले रहे, तो मतलब अब लगभग मैं कहीं भी, जैसे आईआईटी कानपुर का देख लो, तो वहां पे लगभग पिछले साल मान लो 55 लोग एडमिशन लिए, तो उसमें से अब 55 लोगों को ऑफर लेटर भेजा, तो उसमें से लगभग 50 लोग ज्वाइन करते, 5 लोग ज्वाइन नहीं करते। और ज्वाइन करने के इन बिटवीन भी 4-5 लोग और छोड़ के चले जाते। तो ये चीज मतलब आप बंदा जैसे ज्वाइन करने के बाद मतलब होता है, या पहले ही इनसिक्योर फील करता है कि मैं पीएचडी करके क्या हो जाएगा, और कोई सिक्योर लाइफ नहीं। तो मोस्ट ऑफ लोग ये यहाँ इन बिटवीन छोड़ देते हैं, या कुछ लोग तो 2-2 साल के बाद भी छोड़ रहे हैं, कुछ साल 1 साल के बाद ऐसे। तो ये छोड़ने का रेशियो इन पिछले 2-3 साल में ज्यादा ही मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। और लोग पीएचडी ज्वाइन करने के बाद भी कुछ लोग, जैसे होता है ना कि पहले से नेट जेआरएफ की मतलब अच्छे तैयारी करके आते हैं, तो बार्क वगैरह यहाँ कहीं भी डीआरडीओ साइंटिस्ट पोस्ट आती है, तो वहां पे साथ में एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो कुछ लोगों को मिल जाता है, तो उस कारण छोड़ देते हैं, कुछ किसी और कारण से छोड़ देते हैं। मतलब ये छोड़ने का रेशियो जाता ही बट। और पीएचडी करने के बाद आपको मतलब पोस्ट डॉक भी कुछ फील्ड में मिलता है, कुछ में पोस्ट डॉक भी नहीं मिलता। मतलब राइट। अभी एक्सपेरिमेंटल कंडेंसमेटर में थोड़ा मतलब लगभग हर जगह, तो इसलिए थोड़ा इजीली मतलब मिल जाता है मतलब। और वो भी मतलब सबको नहीं मिलता, मतलब उसमें चीजें भी बहुत सारी दिक्कत होती है। अब ये मान लो अभी इंडिया का ये है कि इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक बहुत सब इंस्टीट्यूट में नहीं होते। राइट। कुछ इंस्टीट्यूट में होते हैं जिसके पास अच्छा खासा मतलब फंडिंग है, या तो ये चीजें भी बहुत प्रॉब्लम करती है। और या फिर अपना प्रोजेक्ट से कुछ मतलब रिक्रूटमेंट करते हैं प्रोफेसर, वो भी बहुत कम है। तो आप एज ए पीएचडी करके बाद में इंडिया में मतलब सोच रहे हो, तो वो बहुत मतलब मुश्किल काम होने वाला टास्क। फॉरेन में फिर भी मतलब आपको मिलने की पॉसिबिलिटी, पर नंबर ऑफ लोग इतने ज्यादा हो गए कि फॉरेन में भी एक क्रैश टाइप हो गया कि अब आपको नहीं ले रहे। हर जगह से आ रहे हैं, अपना इंडिया से नहीं, बाकी कंट्री से भी। तो मान लो यूरोप में है तो चाइना है, अपना इंडिया है, तो ये चीजें वहां पे जा रहे हैं, तो मतलब वहां भी मतलब एक क्रैश टाइप हो गया कि नहीं मिल रहे।
और यूएस में वैसे ही वो चल रहा है थोड़ा, तो चीजें दिक्कत अभी रिसेंटली ज्यादा ही दिक्कत हो रही है कि लोगों को वेट कर रहे हैं, 1-1 साल तक वेट कर रहे हैं, फिर भी मतलब पोस्ट डॉक बार पोजीशन नहीं मिल रहा। तो वो मेंटली मतलब प्रेशर पड़ता है कि बंदा सोचता है कि मैं पीएचडी करके भी शायद गलत किया हूँ, क्योंकि लगता है कि आपके साथ वाला बंदा कहीं भी सेटल हो गया, मतलब आपने 5 साल इधर दिए लाइफ के इम्पोर्टेंट, तो जहाँ पे आप मतलब पूरा पढ़ने का और एक जुनून टाइप होता है कि लाइफ का, तो उसके दौरान वो कहीं भी स्टेट स्टेट गवर्नमेंट की जॉब या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में सेटल हो गया। और सेटल होने मतलब गवर्नमेंट में एटलीस्ट ये है कि पीएचडी करने के बाद गवर्नमेंट ना हो तो प्राइवेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम इतना सैलरी दे और बंदा ये रहे। सबको ये है कि इतना पॉपुलेशन है कि सबको गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल सकता, ये एक ट्रूथ है। पर कुछ चीजें ऐसे कंसर्न होने चाहिए कि आपने जैसे बंदा एटलीस्ट पीएचडी किया तो एटलीस्ट इतना मिनिमम सैलरी तो होना चाहिए, जैसे एसआरएफ 42 मिलता है, तो 42 आपको, अब 42 से कम तो बंदा क्या लेगा, आपने पीएचडी 5 साल ये है, और वही चीजें बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो मतलब कि थोड़ा सा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो नॉर्म्स है सैलरी के, उनको रिवाइज करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए मतलब, या और थोड़ा इस चीज में गवर्नमेंट को भी रूल्स और रेगुलेशन जारी करना चाहिए एटलीस्ट, कि आप कुछ रख सकते हो। अब तो मतलब जैसे होता है कि पीएचडी आपको नहीं मिल रहा है, कि पहले एक टाइम था कि पीएचडी लोग कम थे, अब पिछले मतलब अभी पिछले 5 साल में मतलब वैसे रिक्रूटमेंट मतलब होता है नंबर ऑफ पीएचडी स्कॉलर बहुत बड़े, डबल टाइप है कि हर साल में डबल ऐसा कुछ हो रहा है। और अब कुछ अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, तो वहां भी लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो वो अभी ज्यादा ही नंबर ऑफ स्कॉलर बढ़े, पीएचडी स्कॉलर। और बाद में फिर पीएचडी वो होता है कि मोस्ट ऑफ मतलब पीएचडी ज्वाइन करने का मोस्ट ऑफ देखते हो तो मिडिल क्लास फैमिली, मतलब यहाँ से लोअर क्लास वाला ही ज्वाइन करता है। उनका एक मोटिव होता है कि कुछ अर्निंग आ जाए, मतलब एक ट्रैप टाइप लग रहा है कि उनको लगता है कि कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, लेकिन होता नहीं। मतलब 5 साल के लिए आपका ठीक लगता है कि आप पढ़ भी रहे हो और आप साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो 5 साल मतलब कब चला जाता है। जब 5 साल कंप्लीट होता है तब रियलाइजेशन होता है कि मैं शायद मैं गलती कर दी है पीएचडी करके, मतलब ऐसे मतलब से आप मिडिल या लोअर क्लास, उससे लोअर क्लास के हो, क्योंकि बाद में आपकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी मतलब अपने पे आ जाती है कि उस पीएचडी करने के बाद मतलब लगभग मतलब आपकी एज 27-28 उस टाइप हो जाएगी, तब आप उस टाइम मतलब पूरा फैमिली जिम्मेदार अपने खुद पे ही आ जाता है कि आपको सब कुछ करना है। तो फिर आपके पास जॉब नहीं है तो थोड़ा क्रैश मतलब मेंटली मतलब लगता है कि मैं शायद कुछ गलत कर दिया हूँ। राइट। तो मतलब कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस पे भी नजर देनी चाहिए, और थोड़ा सा मतलब अगर इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन ला देगी तो शायद जितने पीएचडी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कुछ ना कुछ मतलब एटलीस्ट ये नहीं कि सबको आप गवर्नमेंट जॉब लगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है, पर इतने मतलब इंडिया के अंदर इतने मतलब आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज है, और वो आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी देखोगे वो स्टूडेंट से भर के फीस ले रहे हैं, फीस तो बहुत ज्यादा है। राइट मतलब देना चाहें तो दे सकते हैं, और वहां पे स्टूडेंट को सिर्फ पैसे ही ले रहे हैं, मतलब स्टूडेंट को ना तो क्लास मिल रही है ना कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप मतलब प्रोडक्ट के नाम पे वहां कुछ मतलब दे नहीं रहे, मतलब जस्ट फीस ही ले रहे। और वो भी बंदा मतलब कुछ की क्लास ले रहा है नहीं दे रहा है, तो चीजें मतलब अच्छा बंदा रखोगे तो आपको नॉलेज भी उस टाइप से डिलीवर करेगा। और एक नेट जेआरएफ बंदा एक पीएचडी है, तो अब 5 साल रिसर्च में दिए तो आपको नेट जेआरएफ से तो बेटर ही नॉलेज होगा रिसर्च के बारे में। वही चीज आपको मतलब जब बेसिक मजबूत होगा तो आप आगे जा सकते हैं, मतलब कोई भी से बड़ा साइंटिस्ट वगैरह बनना है, आपकी नींव कमजोर है तो फिर आप मतलब चीजें करने में बहुत दिक्कत आती। मान लो एमएससी आप कहीं से भी करके, जैसे ऐसे कॉलेज भी है वहां पे सिर्फ आपको एमएससी का मतलब एक्सपेरिमेंटल के नाम पे कुछ होता ही नहीं, लैब भी नहीं उनके। राइट सिर्फ आपको रिटर्न एग्जाम देख के और वही फिर ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल कहीं से किसी लैब में रिक्वेस्ट करके एग्जाम के दिन सिर्फ वो उनका दिलवा देते हैं, बाकी रियल में उनका कोई एक्सपेरिमेंटल वगैरह नहीं होते। तो मतलब फंडामेंटल जब कुछ चीजें आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हो चीजें तब पता चलती, तो आपको फंडामेंटल तभी मतलब मजबूत होगी कि थोड़ा सही लोगों को सही जगह पे रखवाइए आप, और थोड़ा सा पैसे भी दीजिए।
राइट, हाँ, तभी पैसे जाके पैसे के बिना तो अब हाँ, सही बात है। बंद आजकल ये है कि आप नॉर्मल मजदूरी करने जाओ 700-800 रुपए तो उसको भी मिलते हैं दिन। एग्ज़ैक्टली। वो भी 9-10 बजे आता है, शाम को 5 बजे चला जाता है। तो हुँ, आपको 800 रुपए वहाँ भी मिल रहे हैं और कोई टेंशन नहीं है। एग्ज़ैक्टली। सही तब बात है। तो तो भैया पीएचडी, तो आपके हिसाब से पीएचडी अगर कोई करने आ रहा है, हुँ, तो उसको कौन-कौन सी चीज़ें पहले से ही अपने दिमाग में रखनी चाहिए? मेरा मानना है पीएचडी अभी तो मतलब हाँ, हाँ। कुछ सोचना थोड़ा थोड़ा सोचे कि क्या कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। मतलब ये मेन मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ही है, मतलब आप आप ज़्यादा टाइम रुक के भी कुछ जॉब के लिए भी देख नहीं सकते हो। या है कि आप नेट जेआरएफ करके भी कहीं पढ़ा सकते हो। हुँ, हुँ। मेन चीज़ है कुछ मतलब होता ना कि जो निकल गए और उनको सेटल करने का कुछ प्लानिंग टाइप का कुछ है नहीं। और हुँ, बाहर आप बाकी देशों में देखोगे कुछ जैसे यूरोप के देश है, वहाँ पे मान लो एमएससी किए हो या इंडस्ट्री में इतना जॉब है हुँ, हुँ, हुँ। और यहाँ पे इंडस्ट्री मतलब जॉब मतलब जीरो टाइप है, मतलब कुछ किसी को कुछ ले नहीं रहे, हुँ, मतलब बहुत कम ले रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर फील्ड के ले रहे हैं, ऐसे मतलब बहुत कम परसेंटेज कम है, मतलब आप उसको नेग्लेक्ट तो नहीं, बेसिक साइंसेज़ वालों को तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हुँ, हुँ। तो मतलब कि उनको थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मतलब हुँ, एक हाँ, आपकी आपको ये नहीं लगता है कि कोई पीएचडी अगर नया करने आ रहा है, तो उसको ये भी देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में कौन-सी ऐसी फ़ील्ड होगी जो थोड़ा बूम पे होगी, ऐसे ही फ़ील्ड्स में अगर वो रिसर्च करें तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, वो तो हुँ, है, हुँ, हुँ। पर एक मान लो एज़ ए सुपरवाइज़र हुँ, हुँ। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट भी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। आप राइट, अब मान लो किसी सुपरवाइज़र से फोटो सेल वगैरह या उसमें काम कर रहा है, तो वो एक इंडस्ट्री एप्लीकेशन टाइप है। एग्ज़ैक्टली। और मान लो कोई बैटरी पे काम कर रहा है, हुँ, हुँ। तो वो भी इंडस्ट्री वाला है। हुँ, पर हुँ। उस मान लो वो एक प्रोफेसर है, आप उसके एक टाइम मान लो मैक्सिमम 1 या 2 या मैक्सिमम 3 स्टूडेंट से ज़्यादा जॉइन नहीं कर हुँ, सकते हुँ। और इंस्टीट्यूट पूरे में मान लो लगभग 20-25 स्टूडेंट मान लो उस पर्टिकुलर टाइम में, जैसे आईआईटी कानपुर में लगभग 50-60 लोग एक टाइम एडमिशन हो रहा हुँ, है हुँ। इस टाइम। हुँ, हुँ। तो अब 60 लोगों को तो एक बंदा तो मतलब उनको गाइड नहीं कर सकता और उस हुँ। इंस्ट्रूमेंट भी वो इंस्ट्रूमेंट भी कम पड़ जाएँगे। हुँ, हुँ। तो क्या लोगों का मतलब कि क्या जो सुपरवाइज़र है उनको अपना रिसर्च का फ़ील्ड बदल लेना चाहिए? मतलब ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड करना नहीं, चाहिए? मतलब वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन के साथ-साथ फंडामेंटल भी ज़रूरी है ज़रूरी रिसर्च। है, राइट, राइट, राइट। अब बिना फंडामेंटल रिसर्च किए कुछ चीज़ें मतलब एप्लीकेशन मतलब होता हुँ। है ना एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हुँ, 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 हुँ। आप बोले कि मैं अप्लाइड फिज़िक्स ही करूँगा, तो हुँ, वो चीज़ें मतलब एक टाइम के बाद आप शुरुआत कर सकते हो। हुँ, फिर एक टाइम बाद आपको लगेगा कि जैसे मान लो अभी जैसे मोबाइल में चिप बन रही है, हुँ, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ाए जा रहे हैं। वो चीज़ है कि एक पर्टिकुलर चिप में जैसे 10⁹ मतलब ट्रांजिस्टर होते हैं, मतलब एक 1 इंटू 1 एमएम। तो वो चीज़ एक एरिया होता है कि उस एरिया में पहुँचने के लिए तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट क्या मैं कम करूँ, कितना उसमें जैसे डिपोज़िशन वगैरह क्या हुँ, चीज़ करने से नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ाए जा सकते हैं, उसको फास्टर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए आपको फंडामेंटल चाहिए। हुँ, हुँ, मतलब एप्लीकेटिव टाइप दूसरा हो गया है, फंडामेंटल दूसरा, दोनों मतलब इंटरकलेटेड टाइप। हुँ। तो दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों सोच समझ के ही हुँ, आना चाहिए इस वाली फ़ील्ड में तभी आपको मतलब ऐसा हाँ, नहीं कि मतलब आप उस चीज़ से एक बंदा फंडामेंटल कर रहा है, आप उस फंडामेंटल को पढ़ के ही मान लो आप अप्लाइड कर रहे हो, तो वो हुँ। फंडामेंटल पढ़ के ही आप अप्लाइड में सोच राइट, सकते राइट, राइट, कर राइट। सकते तो फंडामेंटल भी ज़रूरी है हुँ, और अप्लाइड भी ज़रूरी है हुँ, और जिसको रिसर्च वाली फ़ील्ड में आना है, उसको थोड़ा-सा सोच समझ के ये भी आना चाहिए कि थोड़ा टाइम भी लगने वाला है और इनसिक्योरिटी आपको फेस करने मिलेगी। हाँ, तो वो ये तो मतलब अगर चल ही रहा है। राइट, ये अगर पहले ही बैक ऑफ द माइंड रहेगा तो आपको एक्सपेक्टेशन कम होगी ना, एक्सपेक्टेशन कम होगी तो आपको कष्ट कम होगा। तो ऐसे करके आप इस रिसर्च वाली फ़ील्ड में आ सकते हो। हाँ, तो तो दालू भैया काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है। अब बात हमारी काफ़ी इंटेंस हो गई, काफ़ी एक एकेडमिक बैकग्राउंड पे भी बातें हुई, कुछ रिसर्च से रिलेटेड भी बातें हुई, रिसर्च फील्ड से भी रिलेटेड बातें हुई हमारी। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा और जिसके बाद हम लोग अपनी कन्वर्सेशन को एंड करेंगे कि मान लीजिए कि मैंने बीएससी की कहीं से, कुछ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी किया मैंने और फिर मैंने एमएससी कर लिया कहीं से भी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कहीं से भी। अब मुझे पीएचडी में आना है, ठीक है?
मुझे नहीं पता है कि मैं एक्सपेरिमेंटल करूंगा या फिर थियरी करूंगा, ये मुझे नहीं पता है। आप ऐसे क्या मुझे कुछ चेक पॉइंट्स बता सकते हैं जिसको मैं पहले से ही अपने दिमाग में, या फिर मेरे पास अगर वो चेक पॉइंट्स हैं या वो पॉइंट्स मैं अगर क्वालिफाई करता हूँ तभी मुझे रिसर्च में आना चाहिए? कुछ ऐसे क्या पॉइंट्स हैं क्या जो जरूर एक रिसर्च स्कॉलर के पास होना चाहिए बिफोर एंटरिंग द रिसर्च फील्ड? नहीं, जैसे कुछ पॉइंट मतलब लर्निंग स्टेज होता है ना, उस टाइम आप एमएससी कर रहे हो, जैसे एमएससी के बाद आप कहीं मान लो जैसे इंस्टीट्यूट में या आईटी वगैरह जाते हैं, तो वो वहां आप सीखते हो चीजें। ओके ओके। मतलब नॉर्मल यूनिवर्सिटी से आप आ गए एमएससी करके, वहां पे इतना रिसर्च का ओरिएंटेशन कुछ प्रोग्राम नहीं है, तो वहाँ पीएचडी ज्वाइन करने के बाद ही सीखते लोग। ऐसा नहीं कि आप पहले से ज्ञान लेके आओगे, पहले प्रीफिक्स कुछ होता नहीं है चीजें। ओके ओके, तो मतलब प्रीफिक्स आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तब भी आप पीएचडी में आके भी सीख सकते हैं। सीख सकते हो। ओके, तो पीएचडी मतलब बेनिफिट, हर चीज का आप बेनिफिट है, मान लो आप पहले से ही आपको अच्छा नॉलेज है तो वो तो आपको ऑब्वियसली मतलब बेनिफिट करेगा। चीज आपको जल्दी से प्रॉब्लम टैकल कर लोगे, जल्दी से कुछ भी मान लो कुछ दिया आपने, प्रोफेसर मान लो आपके गाइड है, जो भी प्रॉब्लम दिया आप जल्दी से समझ जाओगे कि ये चीज इसमें मतलब पूछना चाह रहा है और ये मेरे को निकालना है चीजें। तो वो चीजें इजीली मतलब आप पहले से पता था, आप इजीली कर सकते हो। और नया सीख रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा वहां जाके। ओके ओके, तो मतलब पेशेंस आपके पास होना चाहिए। हाँ, मान लो जैसे कोई बंदा जाके ही मान लो पहले से नॉलेज है, तो वो जल्दी से अपना रिसर्च को वहां जाके तुरंत स्टार्ट कर सकता है। तो आपको वो सीखने में 6-7 महीने 8 महीने का टाइम मतलब विंडो आपको देना और पड़ेगा। तब आप जो सीख के आया है और नहीं सीख के उसके बराबर आप आओगे। तो ये चीजें अगर आपके पास है तो आप आराम से पीएचडी की जर्नी में आ सकते हो। तो आपने जैसे कहा कि पीएचडी जो है वो लर्निंग फेज है, तो पोस्टडॉक क्या है? पोस्टडॉक क्या मतलब खुद को प्रूफ करना? हाँ, वैसे क्या है तो सर? वही जस्ट जो पीएचडी काम किए आप खुद अपने इंडिपेंडेंट कितना कर सकते हो, वही चीजें। मतलब अभी आप लोग जैसे पोस्टडॉक में आप इंडिपेंडेंटली होते हो, मतलब अच्छा डिपेंडेंट थोड़ा कम होता है, मतलब बाकी पीएचडी मतलब ज्यादातर सुपरवाइजर मतलब टैकल करता है कि ओके ओके, तो आपको इंडिपेंडेंटली काम मतलब। तो पीएचडी जो है थोड़ा सा डिपेंडेंट होता है और थोड़ा सा लर्निंग फेज होता है, जबकि पोस्टडॉक में आप खुद को एक्सप्लोर करते हो, इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम निकालते हो, इंडिपेंडेंटली आप आप रिसर्च स्किल को बढ़ाते हो। जस्ट एक स्टेप दूर होते हैं फैकल्टी बनने से, वो वाले स्टेप में आप आ जाते हो, तो आपका इंडिपेंडेंट होना पड़ता है उस स्टेज। राइट। ठीक है, तो आज हमारे साथ थे दालूराम भैया। इनसे बात करके बहुत चीजें पता चली, बहुत सारे मिथ से जो बस्ट हुए, लोगों को बहुत चीजें सीखने मिली। आपको अगर कोई चीज नई सीखने मिली हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, और किसी को भी इनकी रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी अगर चीजें पूछनी है तो मैं इनके ग्रुप का लिंक, इनके वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इनको ईमेल कर सकते हो। कुछ बेसिक अगर चीजें वैसे पूछनी है कि करियर में क्या करें क्या ना करें, अगर कोई सजेशन चाहिए तो दालूराम भैया को आप जरूर ईमेल कर सकते हो, ये जरूर रिप्लाई देंगे। और ऐसे कोई अगर जनरल क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे साथ थे दालूराम भैया। अब हम इनको धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद भैया, आपका रिसर्च अनप्लग्ड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, और कुछ रिसर्च के नए मिथ्स को देखेंगे, कुछ ट्रुथ्स को जानेंगे, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो सोचते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।